हेलो दोस्तों, मेरे दोस्त निशांत जो टेक्निकल सपोर्ट में मेरे साथ काम करते हैं, पिछले बार की आप लोगों की वीडियो की प्रशंसा सुनकर उन्होंने एक बार फिर मुझसे आग्रह किया कि नया वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, मजा आ गया इस बार। चुनाव जिस तरह से चल रहा है, ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का एक ड्रामा चल रहा। एलिवेशन एंड डिप्रेशन एंड एलिवेशन, ये चीजें पहले बार हिंदुस्तान के चुनाव में देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, जो टेक्नोलॉजी आ गई है, उस टेक्नोलॉजी का रोल इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से चुनाव चला था और आगे बढ़ा और अब अपनी यौन अवस्था पे आ गया है, शायद सोचा नहीं था पहले कभी भी। मैं सिलसिलेवार एक एक राज्य का विवरण देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये चुनाव जिन मुद्दों पे चला था, उन्हीं मुद्दों पर अब भी टिका हुआ है। इस बार नेता जनता को गोभी के फूल नहीं बना सकते। मंच से बोल दिए, भाषण दे गए, जयमाला विजय माला में बदल जाती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरू से जो मुद्दे चले थे, वो अपनी और खूबसूरती के साथ अच्छी बहस में चुनाव में शामिल हो गए। अगर आप रीजनल पैटर्न देखें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, थोड़ा सा उत्तराखंड भी मिला दें, ये एक जलेबी बनती है। श्रीनगर से अलीगढ़ तक, श्रीनगर से अलीगढ़ तक आंधी चल रही है, सरकार के खिलाफत है। इसका सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पंजाब हरियाणा में दिखाई देता है। दिल्ली में केजरीवाल जब से बाहर आया है, उसके बाद दिल्ली भी गया। यानी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हेड के ऊपर है। नॉर्थ इंडिया, जिसको सिरमौर कहते हैं, दिल्ली उस दिन भी मैंने बताया था, जो हॉटलैंड कहते हैं, और इसके चारों तरफ जो रिमलैंड है, रिमलैंड में हरियाणा, थोड़ा राजस्थान, अलवर डिस्ट्रिक्ट विशेष तौर से, गाजियाबाद, अलीगढ़, ये पूरा का पूरा क्षेत्र इस बार बॉयल कर रहा है। और निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान यहां पर होते नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में 4 सीटें हैं, नजर नहीं हो, बिल्कुल वॉक ओवर दे दिया है। हिमाचल प्रदेश में शायद 1 सीट आ जाए। हरियाणा और पंजाब साफ है, बिल्कुल 1-2 सीट आ जाए तो कोई बात नहीं। और दिल्ली में बिल्कुल झाड़ू लग गई है। यानी इस बार झाड़ू से पिटाई हो रही है दिल्ली में। पिटाई जब झाड़ू से होती है तो मरम्मत बड़ी अच्छी होती है। नॉर्थ की जलेबी एक, दूसरी एक बड़ी जलेबी आ रही है जो केरला, उस दिन भी बताया था, कीप टू द लेफ्ट है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, ये क्षेत्र सारे के सारे यहां पर आखिरी टिप से लेकर और नागपुर तक एनडीए गठबंधन को 15 सीट लेनी मुश्किल हो रही है, हाँफ गई है। ये पैटर्न है जहां जहां हाई एलिवेशन है। हाई एलिवेशन का मतलब वो इलाके जो समुद्र तल से ऊंचे हैं। ये भी समुद्र तल से ऊंचे हैं
और साउथ में ये दोनों ऐसे क्षेत्र हो गए हैं जहां पर एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और इंडिया गठबंधन बहुत आगे आ रहा है। मैं अलग अलग स्टेट का विवरण अलग अलग आगे बताता हूं। एक और जलेबी पैदा हो गई है, आसाम से लेकर और कलकत्ता तक। यहां पर भी ऐसा लगता है जैसे एनडीए ने वॉकओवर दे दिया हो। इस क्षेत्र में भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को, और टोटल 10 से 12 सीटें सारी की सारी इस क्षेत्र में मिल रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वेस्ट बंगाल में बहुत मेहनत की थी, परसेंटेज ऑफ वोट भी ठीक लेंगे लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं होती जाती, क्योंकि बंगाल की जो एंटिटी है, अस्तित्व का सवाल है, उसको उठा दिया गया है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र और बिहार, यहां पर लव कुश पैदा हो गए हैं जिनको आप पूरबिया भी कहते हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार में, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में कास्ट फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है और इसमें अहीर, जाट, गुज्जर, मुसलमान, रिजर्व और राजपूत, ये इनकी सबसे बड़ी भूमिका रहती है। और इस बार अहीर, मुसलमान ये एनडीए के साथ नहीं नजर आते। एक चवन्नी उथली थी दिल्ली के आसपास, उसका प्रभाव नहीं रह गया। पलटू राम के नाम से बसूर, उसका भी, वो भी ऐसे लगते हैं जैसे उनका प्रभावहीन हो गया, स्टेरलाइज हो गए हैं उनका पॉलिटिकली। पासवान का फैक्टर भी विशेष काम नहीं कर रहा और मायावती ऐसे लग रही जैसे उदासीन हो गई है। इसका मतलब ये खुला मैदान हो गया है ये क्षेत्र भी। यानी ये कहते थे द कॉरिडोर ऑफ पावर टू दिल्ली कम्स फ्रॉम यूपी के थ्रू जाती है दिल्ली का रास्ता। और इस बार ये लगता है चाहे बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, चाहे पूर्व का क्षेत्र हो, चाहे यहाँ पर जाटलैंड है, यहाँ पर देखें, इस बार नुकसान निश्चित है। यानी मोटा मोटा एस्टिमेट ये लगता है कि आधा तो जरूर जा चुका। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे बड़े क्षेत्र जो राजस्थान है, हिंदुस्तान का एरिया में सबसे बड़ा क्षेत्र है, सीटें 25 जरूर हैं। और मध्य प्रदेश, इनमें वही बात हो गई है, दिल के छाले हैं उनमें आग लग गई है, दिल के ही लहू से इस घर को लगी है आग, घर के चिराग से। ये बार बार कहा जाता है। शिवराज चौहान का फैक्टर और महारानी का फैक्टर यहां पर रहेंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ जो टूट के पड़ा करते थे चुनाव में, ऐसा नजर नहीं आ रहा, जिसको आप बुलडोजर की सरकार करेंगे। बुलडोजर की सरकार डेमोक्रेसी में विशेष प्रभाव नहीं रखती, क्योंकि लोगों को सिविल लिबर्टीज की ज्यादा जरूरत पड़ती है। महाराष्ट्र का एक अलग से मैप बनता नजर आ रहा है। शिवसेना दोबारा से उफान पर आ गई है। एक हल्की बात जो शरद पवार के लिए बोल दी गई कि भटकती हुई आत्मा उन लोगों को चुभी है। अजीत पवार के 4 सीटें हैं, एक भी नहीं आ रही है। शिंदे के का लड़का जरूर जीत रहा है, 15 सीटें ली है, 1-2 शायद और आ जाए। बॉम्बे में सिर्फ कुछ पॉकेट्स में नजर आती है। पीयूष गोयल अपनी सीट निकाल सकते हैं। इसी तरह से नितिन गडकरी नागपुर से अपनी सीट निकाल सकते हैं। बाकी महाराष्ट्र में अगर डबल डिजिट में एनडीए को सीटें नहीं मिली, इसका मतलब यह हुआ कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी बढ़त ले सकती है, एक छत्तीसगढ़ और एक उड़ीसा। झारखंड में सोरेन का
प्रभाव बढ़ गया है, क्योंकि उनको अंदर देने से लोगों में एक मर्सी जिसको कहेंगे या दया कहेंगे, एक भावना पैदा होती है, मानवीय भावना होती है। उसको कितना कैश कर पाते हैं चुनाव में, ये झारखंड में भी एनडीए को नुकसान होने जा रहा है। अगर आप ओवरऑल मैप देखें, मैं एक एक स्टेट का अलग अलग विवरण मैंने बनाया है। अगर आप ये देखें, इसमें अलग अलग स्टेट का बहुत एक्सरसाइज करके और बहुत बड़े सैंपल लेकर हमने ये तस्वीर पैदा की है। यूपी में 80 सीटें हैं। राजपूत का कमजोर समर्थन और किसान आंदोलन, मुस्लिम और यादव का हमेशा इकट्ठा रहना, और रिजर्वेशन में संविधान को खतरा, ये सारे फैक्टर अगर आप जोड़ दिए जाएं तो यूपी में हम आधा आधा बांट रहे हैं। इसमें प्लस माइनस 5 सीट का हो सकता है, यानी 40-40 सीटें, 35-45 हो सकती है। बिहार में 40 सीटें हैं और बिहार में हम 29 सीट इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं और 11 सीट दे रहे हैं एनडीए को। मध्य प्रदेश में 29 सीट्स हैं और 29 सीट्स में मध्य प्रदेश में आधा आधा, लेकिन इसमें भी हम कम लगा रहे हैं, मोटा मोटा इंडिया को 10 सीटें और महागठबंधन जो एनडीए है उसको 19 सीटें। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, वहां वाईएसआर का लोकल सेंटिमेंट काम करेगा और इंडिया गठबंधन को अगर 2, 3, 4 सीटें आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बीजेपी और वाईएसआर वो बहुत बड़ा हिस्सा वहां पर ले जाएगी, जिनको लगभग आंध्र प्रदेश में 15 से 18 सीटें मिलने की उम्मीद है। गुजरात, इस बार गुजरात में 5-7 सीटें निकल सकती है बीजेपी के हाथ से। इनमें आनंद, बांसकाटा, खेड़ा, भरूच, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर, ये सीटें कमजोर नजर आ रही हैं एनडीए के लिए, और एक अलग से नारा दिया जा रहा है, नारे दिए ही जाते हैं, और नारा है इस बार गुलामी से मुक्ति, यानी 15 अगस्त को आजादी नहीं मिल रही है, इस बार इस चुनाव के बाद आजादी मिलेगी। ये लोग अपना अपना एक नैरेटिव बना लेते हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है एनडीए गठबंधन को। 15 सीटें लेनी मुश्किल हो रही हैं। हमारा एस्टिमेट यह है 15 एनडीए को और 33 बाकी सब लोगों को, इंडिया गठबंधन को। वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स हैं। वेस्ट बंगाल में 36 और 6, यानी इंडिया गठबंधन को 36, मायावती न जिसमें ममता बनर्जी का सबसे बड़ा रहेगा, लगभग 30 सीट के आसपास वो ले रही हैं। 6 सीटें हम 6, 7, 8 सीटें इस बार एनडीए को, बीजेपी जिसमें मेजर स्टेक होल्डर है, मिलेगी। तमिलनाडु 39 सीटें हैं और तमिलनाडु में एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। 39 की 39 ही इंडिया के गठबंधन में है। मतलब सीधा है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, बहुत बड़ा नुकसान इन 3 स्टेट्स में होने जा रहा है, यह साफ नजर आ रहा है। उड़ीसा में बीजेपी गेंद जरूर करेगी और नवीन पटनायक का वर्चस्व आज भी मौजूद है। उड़ीसा को आज भी पॉलिटिकली लैंडलॉक्ड कहते हैं, यानी वहां पर जिसका पंजा पकड़ा हुआ है वही उड़ीसा में राज कर रहा है। एक बड़ी बात इन सब सीटों का विवेचना करने से नजर आने लग गया है
कि मूड इस बार थोड़ा बदल गया है वोटर का। ओल्ड पेंशन स्कीम एक मुद्दा है एम्प्लॉइज में, दूसरा मुद्दा किसान आंदोलन एक मुद्दा था, एमएसपी, ओल्ड एज पेंशन एक मुद्दा है, और देर से सही लेकिन इंडिया गठबंधन ने 5 किलो के बजाय 10 किलो किया है। यह भी एक फैक्टर गरीब लोगों में हो गया है, और वो 1 लाख रुपए एक साल का कंट्रीब्यूशन देंगे, ये भी फैक्टर काम कर रहा है। मोटा मोटा ये है, ये आप चाहे इनको रेवड़ी कहें, लेकिन ये जो चीजें आप डायरेक्ट कॉमन मैन को देने की कर रहे हैं, इनका इम्पैक्ट आ रहा है चुनाव में। चंडीगढ़ में एमएलए हॉस्टल में एक लाइन लिखी हुई थी, लाइन थी, द कॉमन मैन हैज अनकॉमन पावर्स, यानी आम आदमी को अगर आप एड्रेस करते हो तो वो उसके पास इतनी ताकत है कि वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, और ये बात साफ इलेक्शन में नजर आती है। बीच में मैं एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बताऊंगा आपका। इस चुनाव में इतना पैसा लग रहा है, इतने साधन लग रहे हैं, जो सर्कुलेशन में मनी आ जाएगी, और सर्कुलेशन में जब मनी आ जाती है तो मंदा खत्म हो जाता है। यानी अगर बिग हाउसेस के, पावर हाउसेस के और कॉरपोरेट के अगर का पैसा अगर सर्कुलेशन में आता है, यानी किसी भी तरह से आप आम आदमी के हाथ में आता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इकोनॉमी ग्रो करती है। ये बर्निंग इकोनॉमी का एक सिंबल हो जाता है। इलेक्शन का एक साइड इफेक्ट आपको पॉजिटिव नजर आएगा। इसके बाद हमारे पास मोटी मोटी एक मैप आ जाता है। इन बातों से एक साफ नजर आएगी कि इस बार वैसा चुनाव नहीं है। एक बड़ी बात और, एक परसेप्शन के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, एक बात बना दी जाती है जिसको नैरेटिव भी कह देते हैं, अवधारणा। शुरू में बनाई 400 पार, आप अगर बहुत बड़ा गोल बना देते हैं तो अपेक्षाएं भी बड़ी हो जाती है, और जब गोल बड़ा रख दिया, वहां दूर दूर तक कोई चीज नजर नहीं आती, तो आपका लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी होती है, यानी आपका विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाती है। ऐसा ही हो रहा है। पुरानी बातों को याद करें। सो स्मार्ट सिटी कहां है? बुलेट ट्रेन जमीन पर नहीं आई है। 4-4 RRTS आपने घोषणा कर दी थी, कहां पर है? एक पता नहीं क्या विश्व गुरु का नारा दिया जा रहा था, कहां पर है? दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटी में क्या हमारी कोई यूनिवर्सिटी आती है? क्या हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर ऑक्सीजन का प्रबंध है? क्या कार्डियोलॉजिस्ट है? क्या न्यूरोसर्जन है या जनरल सर्जन है? कितने मेडिकल कॉलेज आपने बढ़ा दिए हैं? कितनी एम्स और कितनी IIT देश में आ गई? क्या हर जिले के ऊपर एक IIT दे दी है? रोजगार की परसेंटेज क्यों बढ़ती जा रही है? अग्निवीर की क्या जरूरत थी? नोटबंदी का नाम ही नहीं लेते। नोटबंदी क्यों की? इतने बड़े लॉकडाउन की क्या जरूरत थी? और कोविड में जो लोगों को औषधि दी, जो इंजेक्शन लगे, क्या प्रॉपरली अप्रूव्ड थे? ये बातें ऐसी हैं जो सरकार की क्रेडिबिलिटी को नीचे करती। दूसरे लोगों ने भी पकड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने भी 5 किलो के बजाय 10 किलो अनाज कर दिया। 1 लाख रुपए के लिए बोल दिया। कुछ जगह महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्ट, जैसे दिल्ली में, तेलंगाना में लागू कर दिया। और युवाओं को, जो असली कोर वोटर है और वर्कर है,
उनकी आशाएं और अपेक्षाएं हैं, उनको एक बेहतर जिंदगी चाहिए। जैसे सीनियर सिटीजन को एक सुरक्षा चाहिए, उसी तरह नौजवानों को एक सुंदर भविष्य और एक सुंदर देश चाहिए। लोगों को बहुत देर तक आप बरगला नहीं सकते। एक कोटेशन आती है, यू कैन befool a person once a time, but you can not befool all the people all the time. आप किसी को एक बार बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन सभी को हर बार बेवकूफ नहीं बना सकते। ये देश महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलता है, जिन्होंने ये कहा था, हिंदू और मुसलमान देश की दो आंखें हैं। हमारा देश प्लूरिस्टिक सोसाइटी है, सेकुलरिज्म में हमारा विश्वास है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, गंगा और जमुना की तहजीब का देश है। जो इस तहजीब को तोड़ता है, चुनाव में उसको नुकसान भुगतने पड़ते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी एक रॉक स्टार की तरह से उभर कर आए थे। नरेंद्र मोदी 2 चुनाव अकेले अपने दम के ऊपर उठा के ले गए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गलतियां उनसे भी नहीं हुई। राइज एंड फॉल जब लिखा जाएगा, मेरे पास एक किताब है, हाउ मोदी वन इंडिया, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि एक समय एक आदमी को महान बना देता है। थका हुआ देश था जिसको एक ग्लैमर की जरूरत थी। आज देश को कुछ अपेक्षाएं हैं सरकारों से। उनको शिक्षा भी चाहिए, चिकित्सा भी चाहिए, अच्छी सड़कें भी चाहिए, रेलवे सिस्टम भी ठीक चाहिए, एयरपोर्ट भी अच्छी चाहिए। और सबसे जरूरी चीज है वो है प्रेम और भाईचारा। प्रेम और भाईचारा इतना जरूरी है जैसे शरीर के अंदर वेन्स और आर्टरीज का रोल रहता है, वही रोल प्रेम और भाईचारा का है। लोगों को आप बहुत देर तक इडियट्स नहीं बना सकते, नहीं तो नए नौजवान जो अलग हटके सोचते हैं, जो नवचेतना के साथ शिक्षित हैं, वो चुनाव को प्रभावित करेंगे। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, 150 रुपए दाल, 160 रुपए तेल, 1200 रुपए का गैस सिलेंडर, रेल के किराए में महंगाई, ये आम आदमी जो लोअर मिडिल क्लास तक है उसको पिंच करता है। अगर 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट की फूड सिक्योरिटी की जरूरत है, इसका मतलब देश अभी विकसित नहीं है। कैसे आप विश्व गुरु की बात कह सकते हो? गरीबी रेखा से नीचे रहने का मतलब वो लोग डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी रहे। पॉवर्टी इज अ वायलेंस। गरीबी है, निरक्षरता है, बीमारी है, वो अच्छे नागरिक नहीं बनने में एक अड़चन है। हमको ऐसी सरकारें चाहिए जो देश का
नव निर्माण करें, जो नई ऊर्जा के साथ काम करें। यदि आप जय जवान और जय किसान के नारे के साथ एक युद्ध जीत जाते हैं, सबसे ज्यादा इस बेल्ट से सिक्योरिटी सर्विसेज में जाते हैं। किसान का बेटा जवान बनता है, जिसको आपने मायूस कर दिया एक पॉलिसी से, अग्निवीर से। वो एम्प्लॉय जो अपने जिंदगी को के बेहतरीन दिन गला देता है मेहनत करके, उसकी जब वो सीनियर सिटीजन बन जाता है, उसके लिए ओल्ड एज पेंशन के लिए आपने ओल्ड पेंशन को हटा के न्यू पेंशन पॉलिसी लिए, जो अनपॉपुलर है, उसको विड्रॉ नहीं कर पा रहे। रिक्रूटमेंट क्यों धड़ाधड़ नहीं हो रही है? और रिक्रूटमेंट जैसी भी हो, जितनी भी हो, कम से कम पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जिस भी एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आप देखते हैं, उसी का पेपर लीक बन जाता है। ये ऐसा रोग हो गया है जो दीमक की तरह हमारे सिस्टम को चाट रहा है। व्यापम घोटाला, कितना बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में हो गया था। नीट का एग्जाम आपका लीक हो जाता है। छोटे से बड़े कोई भी एग्जाम दे दो, देख लें, लड़कों को विश्वास ही नहीं है कि फेयर प्ले होगा। आपने एमएसपी के लिए जो बड़ा काम करना चाहिए था, वो नहीं किया है। कुछ एक ऐसे जो तात्कालिक कारण हो गए। कर्नाटक में एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल हो गया, जो आधा चुनाव वहां पर बीत लिया था, आधे के ऊपर उसका सीधा प्रभाव नजर आता है। बिगड़े बोल वाले और अनैतिक नेता पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। इसी तरह से किसानों के ऊपर यूपी में जीप चढ़ा दी थी, उनको आपने टिकट दे रखी है। उन लोगों को ताकत दी हुई है जो महिला पहलवानों के साथ जिन्होंने अभद्र व्यवहार किया था। ये क्या संदेश दे रहे हैं? इसका मतलब यह हो गया कि कोई कुछ भी करे, सत्ता के साथ आ जाए। मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दो क्षेत्र, यहां पर करनी सेना का, राजपूतों का विरोध का एक बहुत बड़ा नुकसान जो दिखाई दे रहा है, उसकी विशेष व्याख्या करूंगा, क्योंकि ये पार्टी इन पार्टी का नुकसान होगा। जो पार्टी के अंदर जो बैठे हुए हैं, वही लोग अगर पार्टी को नुकसान करते हैं। यहां वही बात आती है, गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। अपनों से पराए अच्छे हैं जो वक्त पे काम आते हैं। चुनाव के समय अगर कैसे भी हो, अगर पार्टी के अंदर सत्ता में रहे हुए लोग अपने ही घर को आग लगाने में अगर लग जाते हैं, तो बचाने वाला कोई नहीं होता। ये काम राजस्थान, मध्य प्रदेश और साइलेंटली यूपी में भी हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला या महबूब मुफ्ती के साथ बीजेपी का गठबंधन होना, पंजाब में बादल परिवार के साथ और हरियाणा में चौटाला या देवीलाल के परिवार के साथ, और यूपी में चौधरी चरण सिंह के परिवार के साथ, ये बीजेपी को सत्ता में बैठाते थे। ना जम्मू कश्मीर में कोई गठबंधन है, ना पंजाब में है, ना हरियाणा में है,
मायावती भी अलग से बाहर से लड़ रही है। इसका मतलब ये क्षेत्र बिना गठबंधन के, बिना बैसाखी बीजेपी खड़ी नहीं हो पा रही। यहाँ एक बड़ी समस्या ये थी कि जो आपस में एक दूसरे को सहारा देते थे, पहले बैसाखी बनते थे, वो बड़ा भाई बन जाता था और बड़ा भाई छोटे भाई को पीटता था। बीजेपी हरियाणा में चौटाला के साथ गठबंधन में सरकार में आई थी एक बार, अब की बार भी जज्बा के साथ आई, बादल के साथ अच्छे रिलेशन रहे, लेकिन इस बार दूर दूर कहीं पर नहीं है, अलग अलग अकेला चलो की जो पॉलिसी है वहां उसने बीजेपी को यहां पर नुकसान पहुंचा दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया, विशेष तौर से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्होंने आग लगा रखी है। दोनों तरफ से जो आईटी सेल है उसका योगदान बहुत बड़ा हो गया है। इतने बड़े एरिया में जो बहुत बड़े जल से जुलूस निकलते रहते थे वो इस बार एब्सेंट है। इसका मतलब ये होगा इस बार विचार की राजनीति जीतेगी और टेक्नोलॉजी में जो आगे आएगा, बढ़ेगा, वो चुनाव जीतेगा। ये चुनाव पार्टीज के बीच में भी नहीं नजर आ रहा। चुनाव ऐसे लगने लग गया है कोई विशेष पार्टी सत्ता में वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया होता नजर आ रहा है। लोग अपने आप अपना योगदान, अपना जोश किसी भी एक नेता, एक पार्टी, एक विचार के साथ लगा रहे हैं। एक परसेप्शन और भी गढ़ दी गई है, बना दी गई है कि ये देश का आखिरी चुनाव होगा। इससे सत्ता की पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमने आजादी ली थी और अब हमको डेमोक्रेसी में मजा आने लग गया है। हमारे साथ सामने चीन का उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन ने बहुत बड़ी ताकत ले ली है। चीन विकसित कर गया, हमसे ज्यादा है, लेकिन हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली हुई है, फ्रीडम टू हैव प्रॉपर्टी है, फ्रीडम टू ट्रेवल है। हम कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, कहीं यात्रा कर सकते हैं, कहीं जायदाद ले सकते हैं, बोल सकते हैं। ये हमारे पास इतने बड़े डेमोक्रेसी के टूल्स हैं, इनकी हमको आदत पड़ गई है। इसलिए ये परसेप्शन बनाना कि चुनाव आखिरी चुनाव है, परसेप्शन भी गलत है। लेकिन अगर ऐसे बना दी तो इसका विरोध निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। कुछ राजनेता जो बिगड़े बोल देते हैं, कुछ राजनेता जिनके करतूत अच्छे नहीं है, कुछ ऐसे राजनेता जो सिर्फ लूटते ही लूटते हैं, और कुछ ऐसे राजनेता जिनकी मरोड़ बढ़ गई है। ऐसे राजनेताओं को चुनाव में लोग जमीन दिखाते हैं, मरोड़ नहीं छोड़ते। प्रजातंत्र में चुनाव ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े राजनेताओं की मरोड़ निकालने का एक टूल बन गया है। यहां राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में 3 घटनाएं नई नजर आई। हरियाणा का मुख्यमंत्री बदल दिया, राजस्थान का मुख्यमंत्री बदल दिया, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दिया। और ये मुख्यमंत्री जो नए आए हैं वो इस तरह से लगते हैं जैसे हम कैंटीन के ऊपर चाय पीने के लिए पर्चियां बना देते थे और एक पर्ची को उठा देते थे, जिसकी पर्ची निकलती वही चाय पिलाता था। इसी हरियाणा में जिनको नहीं जानते थे, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। और इन मुख्यमंत्रियों के कहने से शायद ही कोई टिकट बटी हो,
मतलब सीधा सीधा है कि ऊपर की पे जो सत्ता पे बैठे हुए हैं उनको कमजोर राजनेता राज्यों में स्थापित करने से मजा आता है, क्योंकि जहां पर वो बैठाएंगे वहां पर वो बैठ जाते हैं, जहां नचाएंगे वहां पर नाचते हैं। मदारी के खेल में ऐसे लोगों को जमूरा कहते थे, राजनीति में उनको जमूरा या खरमू कहते हैं, जो जहां पर चाहे वहां पर बैठ जाए और जो कुछ बिगाड़ नहीं सके। लेकिन ये चुनाव का गाड़ा है, यानी वोट परसेंटेज को बढ़ाने या घटाने का काम ये लोग इनके बस के नहीं होते। ये सिर्फ इसी तरह जैसे प्यादे लगाए होते हैं उस तरह से प्यादे। लेकिन कई बार ऐसा होता है शतरंज के खेल में, बहुत बार ऐसा होता है प्यादे को वजीर की पावर मिल जाती है, और जब प्यादे को वजीर की पावर मिल जाती है तो कहावत यह है, प्यादा रिझो रिझो जाए, यानी वो अपनी चाल ही बदल लेता है। अब ये देखते हैं चुनाव की चाल इन राज्यों में। ये प्लांटेड जो पॉलिटिशियन है ये आए हैं, ये क्या कर पाते हैं। एक बड़ा सवाल इस चुनाव में आया है, वो है संविधान की। एक परसेप्शन बना दी गई है कि अगर बहुत बड़ी मेजोरिटी में सरकार केंद्र में स्थापित हो जाती है तो संविधान को बदलेंगे। खास तौर से जो मार्जिन पे लोग हैं, जो आरक्षित और सरकार की मदद की वजह से जीवन यापन करते हैं, उनको एक डर लग गया है, उनको फियर कॉम्प्लेक्स आ गया है कि कहीं संविधान ना बदल दें। और संविधान की रक्षा के लिए भी उनका एक वोट का परसेंटेज है वो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जाता नजर आ रहा है इस बार, कि देश का संविधान अगर बदलता है तो उनके जो रिलीफ मिले हुए हैं, जो मजे आ रहे हैं उनको रिजर्वेशन के, अगर वो चले गए, हाथ से निकल गए, वो अभी पकड़े रखना चाहते हैं। इसके अलावा सारी पार्टियों में ऐसा है, बीजेपी में एक कांग्रेस रहती है, कांग्रेस में एक बीजेपी रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर। और ये जो जहाज किसी भी पार्टी का कमजोर नजर आता है, किसी को टिकट नहीं मिलती या किसी ने कमा रखा है उसकी सेटिंग ठीक नहीं होती, वो हमेशा सत्ता पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में राजनेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने लग गए हैं, यानी चूहा कूदने लग गए हैं। सेंसेक्स भी एक है, सेंसेक्स ऊपर नीचे होने लग गया है। जैसे हार्ट पेशेंट हो जाता है, उसका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन से ऊपर नीचे बहुत फ्रीक्वेंटली घूमने लग जाता है। वो एक इंडिकेटर हो जाता है कि इस बार परिवर्तन की तरफ देश जाता नजर आ रहा है। मैं अगर विदेशी नीति है और दूसरे देशों का हिंदुस्तान के ऊपर है, चुनाव के ऊपर प्रभाव है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां, खास तौर से आईटी सेल पे, वो अपने फेवर की सरकार चाहते हैं। जैसे आईटी में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, अगर ये समझते हैं कि गवर्नमेंट हमको डिस्टर्ब कर सकती है तो ये अपने दरवाजे दूसरी तरह से खोलना शुरू कर देते हैं। दूसरा, हमारे बिल्कुल पड़ोस में, नजदीक में रशिया का साथ, यूक्रेन के साथ जो वार हो रहा है, और रशिया के साथ हमारे पुराने संबंध थे, और साथ में रूस और चीन दोनों बहुत मामलों में ट्रेड में और सिक्योरिटी पार्टनरशिप में इकट्ठे हो गए हैं। चाइना बहुत अच्छी से पैनी नज़र से हमारे चुनाव को देख रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी को असर भी करेगा। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ ऐसी विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं जो हमारे चुनाव को प्रभावित करें। पैसे का रोल चुनाव में बहुत बड़ा है।
दूसरा सबसे बड़ा कास्ट का रोल चुनाव में रहेगा, रिलीजन का रोल चुनाव में रहेगा, रीजन क्षेत्रवाद का चुनाव में रहेगा, और भूमि पुत्र सन ऑफ द सोयल वहां से नेता निकल के आएंगे। इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये एक्सेप्टेड ट्रूथ है। अगर ये फैक्टर्स के बारे में कोई नेगेटिव बात बोलता है या ये कहता है कि ये फैक्टर्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो आदमी झूठ भी बोल रहा है। कास्ट फैक्टर, जहां जहां हिंदू बेल्ट है, काऊ बेल्ट है, हिंदी बोली जाती है, वहां प्रभाव कास्ट का बहुत ही ज्यादा है। मैंने पिछले बार भी कहा था, आजमगढ़ पार्टियां वो कास्ट है, उनके ही नेता विशेष क्षेत्र में अपना प्रभुत्व रखते हैं। लेकिन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से जा रही है, हमको मैनिफेस्टो बहुत अच्छी तरह से पढ़ने चाहिए। कितने लागू करते हैं, हमको बहुत ग्लैमर की जरूरत नहीं है, बहुत जमीन के ऊपर जो काम करें, विनम्र पॉलिटिशियन। इंडिकेटर्स जो विकास के हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, जस्टिस और कुछ कंजम्पशन इंडिकेटर्स हैं, इनके ऊपर सरकारों का कितना थ्रस्ट एरिया है, ये चुनाव के मुद्दे रहने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक विजन, एक गोल हर पार्टी का नजर आना चाहिए सत्ता में। बार बार ये कहा जाता है, इंडिया इज ए वेरी रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय पुअर पीपल। इंडिया इज ए वेरी गुड कंट्री, इंडिया इज ए वेरी ग्रेट कंट्री, इंडिया इज रिच इन ऑल द रिसोर्सेज। लेकिन बड़े दुख से कहा जाता है, द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिशियन इन इंडिया is not so good. The quality of politician, the quality of our leader should not be poor. यहां एक और तात्कालिक कारण हुआ, उसका मैं आलेख करना जरूर चाहूंगा, केजरीवाल फैक्टर। केजरीवाल एक स्टेट का सीएम और दो छोटे छोटे राज्यों के साथ आप पार्टी चल रही थी, लेकिन केजरीवाल को चुनावों के बीच में अंदर रखना, 10 चुनाव से पहले अंदर बीच में रखा, ठीक या गलत जो भी कुछ है, लेकिन लोगों में एक संदेश दिया गया, चला गया, और वो संदेश ये था कि कहीं ये मिनी इमरजेंसी तो नहीं है। मेरे एक साथी जो पुराने राजनेता हैं, उन्होंने ये कहा, उनका अपना विचार है कि राजनेता तो अपना पैसा देकर चुनाव से पहले जेल में जाते थे ताकि लोगों को पता लगे कि उनके लिए लड़ रहे हैं। यहां ऐसा लगता है कि जो मास्टर स्ट्रेटजी बनी हुई थी उसमें सत्ताधारी पार्टी फंस गई है उनके गड्ढे पे। अब केजरीवाल एक रॉक स्टार की तरह से हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। उनके अपने अलायंस में दूसरी पार्टी, रीजनल पार्टीज के साथ हैं, और एक विचार नया ये पैदा हो रहा है कि हो सकता है कि अगली सत्ता नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस की भी बन सकती है, जिसे हम थर्ड फ्रंट कह सकते हैं, क्योंकि रीजनल लीडर्स में वाइब्रेशन ज्यादा होती है, वो जमीन से तपे हुए नेता होते हैं, और हो सकता है चुनाव के बाद जब गोटियां बैठें तो कहीं ऐसा ना हो, ना तो बीजेपी आए
और ना कांग्रेस आए, कोई और ही प्रधानमंत्री बन जाए। ये एक संभावना है। जिस तरह से तमिलनाडु में सफाई हो रही है, जिस तरह से बंगाल में सफाई हो रही है, जिस तरह से महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जिस तरह से उत्तर भारत में एक जलेबी बन गई है, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में एक दूसरी जलेबी बन गई है, बालूशाही बन गई है, ये जटिल क्षेत्र कहीं अपना नेता ना चुन ले, ये एक संभावना है। और ये बहुत दिनों से इंतजार करने के बाद इन राजनेताओं की अपनी एक महत्वाकांक्षा भी है। देखते हैं, चुनाव आगे बढ़ रहा है। आप लोग बहुत संयमित तरीके से, अनुशासन से वोट डालने जाएं। हमारे बहुत सारे साथी जो अपने आप को पढ़े लिखे नीटिजन्स, वाइब्रेंट भी कहते हैं, खूब बहस भी करते हैं, कई बार उठ उठ के खड़े भी हो जाते हैं बहस के दौरान, लेकिन जिस दिन चुनाव होता है उस दिन वोट डालने नहीं जाते। जो लोग बहस करते हैं और वोट नहीं डालते, वो एक मायने में हिपोक्रेट्स हैं। और अगर वो अपने साथ अपने परिवार को या दूसरे लोगों को भी हतोत्साहित करते हैं या लेके भाग जाते हैं, तो हिंदुस्तान में रहते हुए अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते, तो उनसे बड़े देशद्रोही कौन हो सकते हैं? बहस करते हैं और अपना योगदान नहीं देते। मेरा आपसे आग्रह है, अच्छी तरह से विचार करके वहां वोट डालें जो ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करते हैं, जिनकी पॉलिसी में ग्रोथ है, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, जस्टिस के लिए जिनमें सम्मान है, और जो भाईचारे को बढ़ाते हैं, आदमी को आदमी समझते हैं। एक हिम्मत के साथ मैं जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनको जीतने की कामना दूंगा, और वही आखिर में लाइन बोलूंगा, हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत वाहिगुरु, हिम्मत है भगवान, हिम्मत रखे। द बेस्ट ऑफ टाइम आने वाला है, एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनने वाला है। जय हिंद, जय हिंद।